नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 21 नवंबर 2022 के जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड, कोलिजियम सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड नार्कोटिक्स। क्योंकि ये पांचों आर्टिकल्स हमारे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब न्यूज़पेपर्स में सबसे हाईलाइटेड रहे हैं, जिनका सबसे ज्यादा चांस है कि इस बार जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं पर हमसे आंसर राइटिंग करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि इनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, और ज्यादातर ये वाले जो टॉपिक्स आज की क्लास के हैं वो हमारे GS2 से जुड़े हुए रहेंगे, राइट। पॉलिटी के सब्जेक्ट है उनसे जुड़े हुए रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आप लोगों ने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, इनका क्या अभी न्यूज में है, ये क्यों अभी न्यूज में है, क्या खास बात है इनके लिए, तो वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी आज प्रेजेंटली आर्टिकल में क्यों है? देखो ये ना ऐसा है, ये आर्टिकल कुछ ऐसा है कि ये आज भी न्यूज में है, इट इज न्यूज इन प्रेजेंट, इट वाज न्यूज इन पास्ट, और ये आगे फ्यूचर में भी न्यूज में है। तो अगर ये तीनों टाइम न्यूज में है तो क्यों ना हम इस टॉपिक को प्रॉपरली आज ही पढ़ के ये पूरा समझ लें कि एक्चुअली में ये टॉपिक है क्या, एक्चुअली में इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है, तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा ना। तो आज मेरे साथ आप सब लोग इस पूरे टॉपिक को बहुत तरीके से समझ लीजिए, सो दैट इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहां पर आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका क्वेश्चन इसमें यही ज्यादा पूछा जाता है कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है। ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस है वो हमसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस बार का आर्टिकल है वो ये है, ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग कुड कॉस्ट डेमोक्रेसी। जो इस समय अपारदर्शी राजनीतिक चल रही है उसकी जो कीमत है वो लोकतंत्र को चुकानी पड़ेगी। इसका ये मतलब है कि जो आज के समय में जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग हम देखते हैं, जो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, उसका जो नुकसान है ना वो हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र को चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा मेरे साथ, आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, चुनावी बॉन्ड, ये होते क्या है। अगर आपने ये समझ लिया कि ये होते क्या है तो अब आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग ये है तो इसका काम क्या है। ठीक है, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो मेरे साथ सबसे पहले तो सब लोग इसका मीनिंग समझेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मीनिंग होता है, ये कोई भी इंडियन सिटीजन यहाँ पर जो है वो ले सकता है। कौन? SBI के तहत, SBI से जाकर के कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन कंपनी ये इसको यहाँ पर खरीद सकती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना, ये एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री होते हैं, और ये किसी भी, कोई भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से जाकर परचेज कर सकते हैं। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपने जाकर के, ठीक है, आपने ये स्पेशल डिनोमिनेशन होती है, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़। ठीक है, अगर आप नॉर्मल है तो आप 1,000 रुपए का खरीद सकते हैं, 10,000 का खरीद सकते हैं, ज्यादा है तो भाई 1 लाख का, अगर आपकी सेहत पे फर्क ना पड़े तो 10 लाख का और 1 करोड़ का भी खरीद सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आपने अपना केवाईसी जानते हैं ना सब लोग, नो योर कस्टमर, अगर आपका वो कंप्लीट है तो आपका आपका नाम वहां पे नहीं आएगा, और ये भी नहीं, कुछ नहीं दर्शाया जाएगा आपका वहां पर। आपको वहां पर ये परचेज करना है, और ऐसा नहीं कि जब मर्जी जाकर के परचेज कर लिए। आप इसको जो है करीब जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन के 10 दिनों के अंदर अंदर, स्टार्टिंग के 10 दिनों में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये जो है ये कहता है कि ये जो आपने परचेज किया, जैसे मान लीजिए एक कोई पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन जा करके 1,000 रुपए का बॉन्ड जो है वो परचेज करके लाया SBI से।
ठीक है। ये बेसिकली एक चुनावी चंदा है, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं इसमें, तो एक तरीके का ये चुनावी चंदा है जो यहाँ पर चुनाव के लिए के वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को, जो हमारी राजनीतिक दल है, उनको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये चुनावी चंदा उनको दिया जाएगा। और इसमें जितनी भी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की ही ये न्यूज है, ये आपके लिए वो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले ये न्यूज आई थी कि यहाँ पर जो ये चुनावी चंदा है, इसकी कीमत अब 10,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। 10,000 करोड़। समझ रहे हैं सब लोग? अब हमारे भारत में अगर कोई 8,000 करोड़ भी आ रहा है ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ये यूनिकॉर्न कंपनी है भाई। अब सोचो जरा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास 10,000 करोड़ आ रहा है, तो वो तो और ज्यादा ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है यहाँ पर वो इनको इशू करवाया जा रहा है। तो ना उसके अंदर ये पता है कि किसके पास मतलब जा रहा है, उनके पास वो आप ही दे के आएंगे। जैसे एक पर्सन ने 1,000 रुपए का लिया है, तो वो 1,000 रुपए का जो ये पर्सन ने एसबीआई से खरीदा है, ये एसबीआई का एक सैंपल टोकन मिलता है। और वो टोकन आप 15 दिन के अंदर अंदर तक अपने पास रखोगे, और 15 दिन तक आपको दूसरे यहाँ पे दे के आना पड़ेगा। 15 दिन ही आपको अलाउड है इसको रखना। 15 दिन के बाद आपको वो चीज दे के ही आनी पड़ेगी, वरना उसका कोई यूज नहीं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप किसी भी पार्टी को दे दोगे ऐसा चंदा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप, हाँ भाई, कोई भी ऐसी पर्सन खड़ा हुआ निर्दलीय और उसको यहाँ पर ये दे दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। उसके एक स्पेसिफिक रूल है कि कोई भी पार्टी, जो पार्टी यहाँ पर लिस्टेड होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है, पता है ना इसको, 1951 में जो ये एक्ट आया था, उसके अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे रीड करेंगे, नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स। वो पार्टी जो है, उसको करीब 1% से कम वोट तो ना ही मिले हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। ठीक है, चाहे वो लोकसभा से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता है, उस पर्सन को 1% से कम वोट ना मिले, तब तो वो आप उसको जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को प्राप्त करने के लिए वो एक एलिजिबल हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? तो ये इशू किए जाते हैं यहाँ पर, तो आप मान के चलो ये 1,000 से 1 करोड़ के बीच में इशू किए जाते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ये चुनावी चंदा होते हैं, लेकिन ये चुनावी चंदा बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ पर ये जो है, बैंक को एक इंटरमीडिएटरी यूज करके जो डोनर्स हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है। और ये प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, इसके अंदर ये लिख रहा है ना, यहाँ पर प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे करना होगा। और इसका पता है असल में इसको क्यों लाया गया था? ताकि ना एक फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग हमें क्लियर रहे कि भाई किसके पास कितना क्या आ रहा है, वो हमें पता रहे। ठीक है। तो इस चीज के लिए इसको लेकर के आया गया था। ठीक है, लेकिन ये ना जो चंदा है ना, ये कुछ टाइम से बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। पहले टाइम में कम था, उसके बाद ये बढ़ता गया। तो अब आपसे ये सवाल किया जाएगा, अब ये जो आर्टिकल आपने समझा, अब इससे सवाल ये बनेगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, इनका क्या रोल है? मतलब इनमें ओपेकनेस जो कह रहे हैं कि भाई अपारदर्शिता बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? कंसर्न्स क्या है इससे जुड़े हुए? जो कंसर्न्स है ना, वो आपके सवाल में पूछे जाएंगे। इवन आपका जो इंटरव्यू है, वहां पर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक तो न्यूज में चल रहा है। तो उस समय भी आपसे ये सवाल होगा कि ये जो फंडिंग आती है, इससे डेमोक्रेसी पे क्या फर्क पड़ता है, या फिर राजनीतिक चंदा जो है वो क्या ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए, या फिर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम वही समझेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो अब अपने आप आंसर राइटिंग में भी लिखेंगे, क्योंकि ये सवाल आपका आंसर राइटिंग में भी पूछा जाएगा। तो आप आपको ये जो आप बताएंगे यहाँ पर, उसको अब आप समझो। तो अब आप इसकी हेडिंग बना लेंगे अपने नोट्स में कि कंसर्न्स क्या है इससे जुड़े हुए, इससे जुड़े हुए जो है मसले क्या है, इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स क्या है अगर ये ऐसा होता है तो भाई इसमें कंसर्न तो सीधी सी बात यही है कि जो इसको जिस मोटिव से लाया गया था वो तो यहाँ पे हुआ ही नहीं। ठीक है। हम कैसे उसमें डेमोक्रेसी में रहते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे पास है। हमारे पास पार्लियामेंट स्वतंत्रता है, क्योंकि हम ही लोग अपने एमपी और एमएलए को चूज करते हैं। तो हमने ही जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है पार्लियामेंट में, हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि कितना पॉलिटिकल पार्टी में कितना यहाँ पर जो है उनको चंदा रिसीव हो रहा है, कितना यहाँ पर उनको इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। और वोटर को यहाँ पर ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कितनी पॉलिटिकल फंडिंग फंडिंग वहां पर आई है। देखो, जो जिसके पास कम आई होगी वो तो डिस्क्लोज कर ही देगा, वो तो बता ही देगा क्योंकि उसके पास कम आई है। अब किसी के पास ज्यादा आई है तो वो यहाँ पे नहीं बताता है कि कितनी फंडिंग आई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जो सबसे बड़ा एक गलत चीज है यहाँ पर, जो है ये तो है ही यहाँ पर, ये है एक ब्लो टू डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से उछाल दिया गया यहाँ पर, जब हमें पता ही नहीं है कि कितना जो है वो फंडिंग जा रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि मनी सबसे बड़ा एक तरीका होता है किसी को भी एक्सटॉर्ट करने का। एक्सटॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, खरीदने का, है ना, अवैध रूप से खरीदना है। तो बस यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, खूब पैसा कमा रही है वो कंपनी। तो क्या है कि वो अगर उन्होंने अपना कोई काम निकलवाना है, पढ़ो यहाँ पर, अगर उनको कोई अपना यहाँ पर काम निकालना है, अपने पक्ष में कोई फैसला करवाना है, तो वो जो रूलिंग पार्टी है जो भी है, उसको वहां पर पैसा दे करके अपना काम निकलवा सकती है। ये इसका सबसे बड़ा एक, मेरी नजरों में इसका सबसे बड़ा एक जो है फ्लॉ है। ये सबसे बड़ा कंसर्न, ठीक है। बिग कंपनीज यहाँ पर फायदा उठाती हैं इस चीज का, ठीक है। जनता के हाथ तो फिर भी कुछ नहीं लगा ना। जो बिजनेसमैन है, कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने उसका पर्सन का, वो जो पर्सन का काम था वो भी करवा दिया। अब पीपल जो है, जो एक्चुअली में डेमोक्रेसी का एक पिलर है, उनके हाथ में तो फिर भी कुछ नहीं लगा यहाँ पे, उनके पास तो कुछ भी नहीं आया। तो यही एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, समझे, सबसे बड़ा एक नुकसान है, ठीक है। ये हमारा जो है, ये सुप्रीम कोर्ट जो कहता है राइट टू नो, आर्टिकल 19 में जो हमारा लिखा हुआ है, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होता, जबकि हमें पता ही नहीं होता कि इलेक्शंस के समय यहाँ पर किसके पास यहाँ पर कितना पैसा गया है। समझ गए सब लोग बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये मनी इन्फ्लुएंस कर रही है ना, जो मनी यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि राज यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो कर रहा है ना, ये बहुत बड़ा एक नुकसान का कारण है, ठीक है। और हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल टीनेट्स है, हमारे मौलिक सिद्धांत हैं, उनका नुकसान हो रहा है यहाँ पर हमारे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है ना। आप ये नॉलेज अवे रख रही हो, ठीक है, छुपा रहे हो इस नॉलेज को, तो ये हमारा मौलिक अधिकार को ही यहाँ पर उल्लंघन कर रहा है, राइट। तो हमें सारा कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर, और भी आप इसमें समझेंगे, इसमें और भी आप रीड करिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी और है कि यहाँ पर कोई अपर लिमिट ही नहीं रखी डोनेशन पे, मतलब कुछ रखा ही नहीं है। ये जैसे हम कहते हैं ना, प्री एग्जिस्टिंग लिमिट्स, जो पहले की लिमिट्स होती थी, प्री एग्जिस्टिंग लिमिट्स, वो हटा दी गई यहाँ पर। कोई पॉलिटिकल डोनेशन हो रही है तो पॉलिटिकल डोनेशन में आपका कोई जो है वो ही नहीं पता कि कितना यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। तो भाई ये तो ऐसा फिर कोई, अगर कोई लिमिट ही नहीं है, जैसे आप पर कोई, आपको ऊपर की सीमा ही नहीं है आपके ऊपर, तो फिर तो कितना भी खुले से सारी चीजें होंगी, ठीक है। अगर मैं कोई वर्ड गलत यूज कर लूँ तो उसके लिए माफी है, पर धड़ल्ले से चीजें होंगी फिर तो, है ना, मानते हो ना सब लोग इस चीज को। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे क्या होगा कि करप्शन यहाँ पे बढ़ेगा, और बढ़ भी रहा है इससे, ठीक है, क्योंकि एनोनिमसली सारी चीजें होंगी, कोई भी कंपनी यहाँ पर ये सारी चीजें स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये जो एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर, ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्रॉनी कैपिटलिज्म। क्रॉनी कैपिटलिज्म टर्म इसके लिए यूज की जाती है। सो ये एक बहुत एक कह लीजिए कि काफी गलत तरीके से जो है यहाँ पर एक किया गया है, जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल ही खिलाफ में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आगे रीड करेंगे यहाँ पर। पॉलिटिकल पार्टी क्या करने लगती है, जो भी बिडिंग होती है, जब भी यहाँ पर जो भी बोली लगाई जाती है, तो जब जो भी जितनी भी उच्चतम बोली लगाएगा, हाईएस्ट बिडर जो होगा, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा चाहिए ना, क्योंकि उनको ये पैसा आगे चल के किस में यूज करना है, चुनाव के कार्यों में यूज करना है, कार्यकर्ताओं को देना है, साथ ही साथ चुनाव में होने वाले जितने भी काम होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कैंपेन्स करने होते हैं, उन सब में इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। पर वही है, कहने की बात होती है सारी, वही है ना, ऊंचे दाम फीके पकवान वाली बात है। तो उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी खराब हो रही है, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर अ, उसको अनरीजनेबल तरीके से उसको फायदे पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे रहा है। तो क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देगा, तो उससे क्या होगा कि वो अपने कोई भी काम करवा सकता है। एक आप, मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि कोई भी एमपी एमएलए है, कोई भी एक एमपी है, कोई भी एक एमएलए है, वो एक कुर्सी पे बैठते हैं, ठीक है। एक कुर्सी के चार जो है वो लेग्स होती है, चार उसके जो है वो पाए होते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना। तो वो चार जो पाए होते हैं, लेग्स होती हैं उसकी, आप कह लो कि वो चारों पाए जो है वो किसी ना किसी से फंडेड होते हैं, कहीं ना कहीं से उसका पैसा आ रहा है। अगर एक भी हिल गया ना वहां से, तो कुर्सी हिल जाएगी, और कुर्सी हिल गई तो एमपी एमएलए की सीट चली जाएगी, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं समझाना चाहती हूँ कि ये सब फंडिंग का मामला है, और उससे नुकसान जो है वो किसको झेलना पड़ता है, सिर्फ जनता को,
तो ये एक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए कंसर्न्स हैं जो कि आप बताएंगे यहाँ पर, आपके से पूछा जाता है तो वो भी आपको यहाँ पर समझाना होगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी आपका इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो भी होता है उस पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न वो भी नहीं पे करना, आईटीआर भी यहाँ पर आपको पे नहीं करना है। पहले ऐसा था कि 7.5% किया गया था, बट बाद में इस चीज को भी हटा दिया गया। ठीक है, बाद में ये बोल दिया गया कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज है वो भी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। ठीक है, धीरे धीरे करके इस चीज को और बढ़ा दिया गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप क्या करेंगे, आपको आपकी आइडेंटिटी उनके सामने लेके ही नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी शैल कंपनियों का भी गठन किया जा सकता है जिसमें आपका जो है पहचान उजागर भी नहीं की जाएगी। तो ये भी एक चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो एक, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें हमने ये देखा था, मतलब इस पूरे आइडिया को लाया गया था इसी पर्पज से कि जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर, जो पारदर्शिता है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ना ही हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई, और यही सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फॉरेन मनी, ठीक है, इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना, इन सब चीजों में और ज्यादा भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो फॉरेन कंपनीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, स्कैम्स किए जाते हैं, स्कैंडल्स होते हैं बहुत सारा, और उससे क्या होता है, फॉरेन कंपनी फिर इंडियन पॉलिटिक्स पे भी कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो ये पूरा जो है आई थिंक सब लोग समझे होंगे कि ये कितना बड़ा यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड की पिक्चर भी आप देखेंगे यहाँ पर। होता क्या है, नोटिफाइड बैंक आप लेते हैं, जैसे कि आपने एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई में ही अलाउड है ये, वो आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे। वो एक, मैं आपको पिक्चर नहीं है मेरे पास यहाँ पर, वरना मैं आपको सैंपल दिखाती है। तो जो भी बैंक होगा वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को यहाँ पर इशू करेगा, और वो आप चेक या डिजिटल पेमेंट के थ्रू खरीद सकते हैं, आपका मर्जी है आप कितने का भी खरीदे यहाँ पर। और फिर आपको 15 दिनों के अंदर अंदर, 15 डेज के विद इन, आपको जो है उस पार्टी को अपनी चॉइस की वो डोनर जो है, जो भी पर्सन है, वो वहां पर जाके देंगे, और पार्टी का जो बैंक होगा वहां पर उसको डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। इसे कहते हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। समझे सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पूरा होता क्या है, बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मीनिंग क्या होता है और ये काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इन्होंने पहले का जो 7.5% का कैप है कि भाई इतना कैप रहेगा, ये अपर लिमिट है, ये भी हटा दिया, सब कुछ ही हटा दिया। ना ही आपको नाम बताएंगे यहाँ पर कि मनी कहाँ जा रही है, ये सब भी नहीं बताएंगे। तो ये बेसिकली जो है एक फंडिंग का काम है ये यहाँ पर। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी को यहाँ पर फंडिंग देने का काम किया जा रहा है, जो कि एक गलत रूप में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, स्टेट फंडिंग भी होती है इसी तरीके से। तो इस पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। अगर हमें ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है तो या तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर केयरफुली काम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो पूरा देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर हम ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, इन सब की बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देता है। तो अगर इस तरीके की चीजें हमें चाहिए तो हमें क्या फोकस करना होगा, हमें चाहिए होंगी कि इनको और बढ़ाया जाए। ठीक है, इनको और ज्यादा, मतलब ये जो करप्शन की साइकिल है ना, यहाँ पे खत्म हो। बहुत सारे वोटर्स ने यहाँ पर डिमांड भी किया, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए हैं। ठीक है, ताकि ब्राइबिंग खत्म हो जाए, जो ओवर स्पेंडिंग होती है, ज्यादा अमाउंट में स्पेंड हो जाता है, वो सब खत्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जो है यहाँ पर सवाल किया जा सकता है। ठीक है, या तो एक जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 के रिस्पेक्ट में इससे क्वेश्चन आने का जो पूरा पूरा चांस है, मेंस का जो पेपर 2 है वहां पर इसे सवाल आने का पूरा पूरा एक चांस है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, सब लोग इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन इस पे बन सकता है, आर्ग्यू वेदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इफेक्टिव मैकेनिज्म, सजेस्ट measures to improve ट्रांसपेरेंसी। हिंदी में भी लिख लीजिए इसको, चुनावी बॉन्ड जो है हमारे भारत के इलेक्शंस में, चुनाव में एक इफेक्टिव, प्रभावी रूप से लागू है या नहीं, इनको और पारदर्शिता से लागू करने के लिए कुछ मेजर्स या फिर आप कह लो कुछ पॉइंट्स बताओ। ठीक है, इसे कहते हैं हम पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे इस आंसर को, आप पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे, आप पहले इलेक्टोरल बॉन्ड समझाएंगे, जो मैंने आपको काफी कुछ समझाया 15 दिन।
कैसे कैसे है वो सब चीजें समझाएंगे। आर इफेक्टिव मैकेनिज्म है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके जो कंसर्न्स मैंने आपको इतने सारे बताए हैं वो आप 6 से 7 हेडिंग में कंसर्न्स कंप्लीट करोगे कि ये 6 से 7 हेडिंग में कंसर्न्स ये वाले हैं। और फिर लास्ट में आप जो मैंने मेजर्स बताए हैं कि किस तरीके से इसको बेटर कर सकते हैं, इस पूरे सिचुएशन को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर इसको कंप्लीट, इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाई जाए, जिसमें आप जो पर्सन आइडेंटिटी है उसकी रिलीज किया जाए यहाँ पर, ठीक है। ये सब आप पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करोगी जो मैंने आपको लास्ट में बताए हैं, ठीक है। सो वो सब भी आप एक्सप्लेन करोगे, तो इस तरीके से आप अपने इस आंसर को कंप्लीट कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल सेकंड है हमारा यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम। अभी रिसेंटली जो है ये क्या न्यूज में आया है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पर जो है कोलिजियम सिस्टम को यहाँ पर रिव्यू करने के लिए मान गए हैं। जो कोलिजियम सिस्टम है उस पर यहाँ पर जो है रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो अपनी दायर कर ली है, ठीक है, कि हम यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम को रिव्यू करने के लिए तैयार है। तो अब हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कोलिजियम सिस्टम क्या है, कोलिजियम सिस्टम किस तरीके से आया, ये क्या है, इसमें क्या इशू है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कोलिजियम सिस्टम समझा दूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। कोलिजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं आया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है ये क्या है, ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के धीरे धीरे जो है डिसीजंस यहाँ पर आते गए जिससे इसको इंक्लूड करवाया गया। कहता क्या है ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर सीजेआई होते हैं और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ना, वो यहाँ पे तय करेंगे कि जितने भी जजेस हैं वो कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी और उनका ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। जो हायर जुडिशरी है ना हमारी, उसके जजेस सिर्फ कोलिजियम सिस्टम के थ्रू ही आते हैं, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कोलिजियम प्रणाली ही कहा जाता है। और गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करती यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करने, ठीक है। यहाँ पर जो भी जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती है वो बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल 124 के तहत लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है सुप्रीम ये तरीके से यहीं से निकल करके आया है। ये एक जजेस केस कहा जाता है, बहुत फेमस 3 जजेस केस कहा जाता है। सबसे पहला जजेस केस 1981 में निकल के आया था जिसमें ये बोला था कि सीजेआई जो होगा, फर्स्ट जज जो होगा, वो यहाँ पर जुडिशियली जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रहेंगी, जितने भी यहाँ पर ट्रांसफर करने होंगे वो उनके बिहाफ पे किए जाएंगे। पहला ही। दूसरा यहाँ पे क्या जज आता केस आता है, सेकंड जज केस। सेकंड जज केस यहाँ पर ये कहता है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो क्या लेकर के आएगा, कंसल्टेशन लाएगा, ठीक है, कंसल्ट भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कंसल्ट ये 1993 में लेके आया जाता है। यहाँ पर ये कहता है कि जो सीजीआई तो रहेगा ही, साथ में कौन रहेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी रहेंगे जिनका कंसल्ट करके यहाँ पर फॉर्म किए जाएंगे। यहाँ पर आगे जो सीजीआई है ना वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे सारी अपॉइंटमेंट्स और सारी ट्रांसफर के लिए। सेकंड जज केस है ये। तो ये भी यहाँ पर लाया गया। और इसमें लेकिन ऐसा ही था कि बेसिकली सीजीआई को प्रायोरिटी दी जाएगी, जो सीजीआई है ना वो यहाँ पर व्यक्तिगत राय यहाँ पर उनकी जो है वो ऊपर रहेगी ही रहेगी। फिर क्या हुआ, फिर आया थर्ड जज केस। थर्ड जज केस यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पर बोला गया कि भाई आर्टिकल 143 पता है ना सबको, जो प्रेसिडेंट को यहाँ पर सुझाव देने के लिए होता है, एडवाइस करने के लिए होता है सुप्रीम कोर्ट का। क्या सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना कर सकती है, बताइए जरा। सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी क्या एडवाइस देने से? तो भाई मैं बता देती हूँ, हाँ बिल्कुल मना कर सकती है। पहली बार फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना कर सकती है, ठीक है। ये खैर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ था, अब यहां से इसको थर्ड जज केस में यहाँ पर ये चीज लेके आ गई भाई कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के रेफरेंस से रहेगा, बाकी सारा जो है यहाँ पर जितने भी जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस की प्रेफरेंस रहेगी, ठीक है। और वो राइटिंग में प्रेफरेंस रहेगी, कोई भी जितने भी कोलिजियम सिस्टम के मेंबर्स हैं उनकी राइटिंग में वो प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और अगर मेजोरिटी कोलिजियम का, जिसमें 5 लोग हैं ना, सीजेआई है और 4 जजेस हैं, अगर मेजोरिटी कोलिजियम के हैं वो अगेंस्ट में जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से, तो उस पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, वैसे इसके अगेंस्ट भी मतलब इन सबको खत्म करने के लिए 2014 में जो ये एनडीए की गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी लाए थे, एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। पर वो है अभी वही है कि अभी प्रेजेंटली तो वही एक जो है वो एक बॉडी थी ये वाली, पर अभी चल तो यही रहा है, कोलिजियम सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है।
और इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई दो जज भी ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट है यहाँ पर, तो सीजेआई यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट को यहाँ पर नहीं मानेगी। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ सीनियोरिटी के ऊपर पॉइंट्स आने शुरू हो गए कि हाई कोर्ट का जो जज है, जिसने बहुत सही काम किया हुआ, जिसने बहुत सही सही यहाँ पर जो है आगे जजमेंट्स दी है, वरिष्ठ योग्यता रखते हैं, तो वरिष्ठता नहीं देखेंगे वहां पर, सीनियोरिटी नहीं देखेंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ मेरिट्स भी इंक्लूड करे हैं। कोलिजन सिस्टम क्या, इसमें अच्छाइयाँ क्या है। ठीक है। देखो, कोलिजन सिस्टम में आर्टिकल 50 जो है हमारे डीपीएसपी का, आर्टिकल 50 डीपीएसपी का क्या कहता है? वो कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, दोनों अपना अपना काम करे, दोनों एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर ना करे, है ना, ऐसा कहता है, और ये सही भी है। ठीक है। इसी के तहत जहां पर जो है अनुच्छेद 50 को यहाँ पर इंश्योर भी किया जाता है। साथ ही साथ सबके व्यूज को राइटिंग में लिया जाता है, तो कोई इसमें जो है ना, कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, वो यहाँ पे बनी हुई। साथ ही साथ मेजोरिटी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो मेजोरिटी यहाँ पर रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होने की वजह से ये एक फायदे में रहा है। ठीक है, मतलब एक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है। साथ ही साथ दो जजेस की भी अगर नहीं यहाँ पर मान्यता हो रही है कि भाई नहीं करना, तो फिर उस पर्सन को वहां पर जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट को रोक दिया जाएगा वहां पर। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी है कि जो अगर कोई भी टैलेंटेड लॉयर्स हैं, उनको भी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आती हैं, उनको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बना दिया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। आपसे यही सवाल किया जाएगा, आपसे यही सवाल होगा कि ये कोलिजियम सिस्टम के फायदे और नुकसान बताइए। तो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, आपने सभी उन पॉइंट्स को बताना है, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, इन सबको आपने बताते हुए अंडरलाइनिंग करती जाने हैं अपने आंसर के अंदर। तो जैसे इसके अंदर क्या और नुकसान है, यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे नहीं है, अभी मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन एक तरीके से नहीं है। कि होता क्या है कि प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी यहाँ पर इस तरीके से पब्लिश की जाती है वेबसाइट के ऊपर, ये नहीं रिवील किया जाता कि यहाँ पर आपने क्यों किया है, इसके रीजन नहीं बताए जाते। ठीक है। ग्राउंड्स, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने किसी को चूज किया है, तो उसका बेसिक क्या है, उसका बेसिक क्या है, उसका उसका ग्राउंड क्या है, उसका बेसिस क्या है, सॉरी बेसिक नहीं, बेसिस, मतलब मैं बेसिक्स लिखना चाहती थी, बेसिस क्या है उसका, वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है। तो अगर कई बार जैसे बताया मैंने कि दोनों के बीच में क्या हो गया, एक समान सहमति नहीं बैठ रही है दोनों जजेस की या चार जजेस के बीच में, तो क्या होगा, फिर तो डिले होता जाएगा, ये और ज्यादा केसेस पेंडिंग होते जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कोई किसी का फेवरेट है, ठीक है, वो उसको बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। मतलब वही है, फिर तो यहाँ पर ये हो गया ना कि भाई जो चार जजेस इसमें आते हैं, उनको जाकर के उनकी सुनो, उनको, मतलब हम कहते हैं ना कि उनकी जाके उनकी जी हजूरी कर लो, तो यहाँ पर जी हजूरी वाला कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। साथ ही साथ नेपोटिज्म भी हो सकता है, भाई भतीजावाद यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स भी रहे हैं काफी। तो भाई भतीजावाद स्पेशली हाई कोर्ट में, इवन इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, यहाँ पर ये चीज की जा सकती है। ठीक है। पर वही वहां पर है जो ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं दिख रही है, हमें पता नहीं चल रहा है कि किसको यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो पहले की अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट्स होती है, उनको यहाँ पर बढ़ावा दे दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर लॉ कमीशन ने भी ये बोला था कि क्या बनाया जाए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नेशनल जुडिशियल अप सर्विस कमीशन, इनको यहाँ पे बनाया जाए, जो यहाँ पर डिसाइड करे यहाँ पर। ठीक है। लेकिन वही है, अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करने के लिए तैयार हुई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये अभी का हमारा न्यूज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो रिव्यू करने के लिए तैयार हुई है, उससे हमारा सवाल बनेगा कि इस कोलिजियम सिस्टम के फायदे और नुकसान को यहाँ पर आपको समझाना है। ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर आर्टिकल्स में ये सब जो पॉइंट्स में समझाया है, ये सारी चीजें आप समझा देंगे, तो ऑब्वियसली आपका पूरा यहाँ पर आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आप लास्ट में अपने सुझाव भी देंगे। सुझाव मेरे हिसाब से यहाँ पर आप ये दे सकते हैं कि जो ये पूरा आपको, ये जो पूरा चल रहा है यहाँ पर, इसमें आप बता सकते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यहाँ पर एक काफी महत्वपूर्ण जो है एक साबित हो सकती है, जो एक बेटर तरीके से यहाँ पर काम कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकती है। और मेरे हिसाब से, मतलब जो यहाँ पर आप बता सकते हैं, मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेशनल कमीशन बताएगी यहाँ पर, और नेशनल कमीशन यहाँ पे जो है वो कौन इसमें रह सकते हैं, इसमें सीजीआई हो सकते हैं, इसमें दो सीनियर मोस्ट जज हो सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर
जो लॉ मिनिस्टर है हमारे, वो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो की तरह काम कर सकते हैं, लॉ मिनिस्टर। और साथ ही साथ कोई दो यहाँ पर एमिनेंट पर्सनालिटीज भी हो सकते हैं, ठीक है। वो एमिनेंट पर्सनालिटीज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो भी हो सकते हैं। और इनको यहाँ पर दोबारा नॉमिनेट ना किया जाए, ये री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल ना हो। तो ये एक पॉइंट आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस पूरे आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे। समझ गए इस पूरे को? ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी ज्यादा न्यूज में है अभी, उसी के रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल है। सो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, अब हमसे इस पे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराता है? तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंडिपेंडेंट जो है वो बॉडी है, जो कि कब से बनी हुई है, 25 जो है जनवरी से ही ये एग्जिस्टेंस में आ गई थी। आर्टिकल 324 में ये जो है वो अलाउड होता है कि वो जितने भी भारत में पार्लियामेंट, स्टेट विधानसभा जो है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सबके चुनावों में जो है भागीदारी लेती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है, वो उस समय तो जो है सेंट्रल और जो है स्टेट दोनों के लिए एक ही है। लेकिन अभी आज के समय में आपको पता है कि जो है आर्टिकल 3243 के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बना दी गई है, जो सिर्फ और सिर्फ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे जो कमिश्नर होते हैं, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, और 65 years कभी भी रिजाइन कर सकते हैं वो। साथ ही साथ जो एक कमिश्नर होते हैं, और साथ में और जो अदर कमिश्नर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स, इनको यहाँ पर तीनों के पास सेम पावर होती है। पर पहले एक समय था जब सिर्फ एक ही कमिश्नर हुआ करता था, 1989 से पहले। लेकिन 1989 के बाद इसको मल्टी मेंबर, बहु जो है मेंबर बॉडी बना दिया गया, जिसमें और भी यहाँ पर लोगों को आयुक्त किया जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन में कुछ यहाँ पे चेंजेस करें, जिसकी वजह से वहां पर और ज्यादा बेहतर तरीके से ये अपना काम यहाँ पर कर सके। तो यहाँ पर यही है, जो एक अभी अमेंडमेंट जो है वो यही कहता है कि अगर हमें इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर होना चाहिए जो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में यहाँ पे देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, उनको हटाने के लिए देयर इज अ प्रोसेस, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत के तहत, ऐसे ही इलेक्शन कमिश्नर्स को भी विशेष बहुमत के तहत ही यहाँ पर हटाया जाना चाहिए। उनको भी सेम सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो यहाँ पर जितनी भी सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, पेंशन होती है, इनका वेतन भत्ता पेंशन, सारी तरीके के जितने भी होते हैं, वो सब किसको किस पे चार्ज होने चाहिए? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। साथ ही साथ वो यही बात भी इसमें कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, वो उसका भी अपना एक जो है, उनके पास भी एक तरीके से स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एक सचिव, एक स्वतंत्र सचिवालय बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर किसी और की इंटरफेरेंस के बिना यहाँ पर भी उनको एक यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल है जिसमें हो सकता है आपसे ये सवाल कर लिया जाए इसके अंदर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र बॉडी है, इसको बताइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इसको एक्सप्लेन करना। तो आपने पहले क्या बताएंगे? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताएंगे कि वो कैसे कैसे उसमें जो है किया जाता है, जो उसमें चुनाव होते हैं, या फिर उसमें वो क्या क्या काम करती है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट तक आते आते आप उसमें ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो आपके सामने मैंने 3 सुझाव रखे हैं, इन 3 सुझावों को आप एक्सप्लेन करोगे कि ये तीनों सजेशंस आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ। फोर्थ आर्टिकल है आज का, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो सेमीकंडक्टर पता है ना आप लोगों को, जिसको हम कहते हैं जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में यहाँ पर एक होता है सेमीकंडक्टर।
तो भारत एक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर एक बहुत अच्छी यहाँ पर बन सकता है इंडस्ट्री। एक्चुअली पता है यहाँ पर क्या ये चीज निकल के क्यों आई? ये आपसे जो है वो GS3 का जो पेपर है जिसमें आपका आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, या इंडियन इकोनॉमी के रूप में। तो अभी रिसेंटली बेंगलोर में एक टेक्नोलॉजिकल समिट हुआ है जिसमें हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको हम और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पूरा जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इसके आप कुछ डेटा यहाँ पर देखेंगे, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो कि हमारे इंडिया की जीडीपी का 2.3% यहाँ पे लेके आती है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, सेमीकंडक्टर के लिए हमारे पास चैलेंज भी है, लेकिन इंडिया ने सरकार ने इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें की भी है। बट बात यह है कि भारत ने अभी सेमीकंडक्टर को और ज्यादा लागू करने के लिए क्या चीजें करी। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स होते हैं, सब में उनका यूज किया जाता है, सारी की सारी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हमारा एक ऑलरेडी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अब उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या चीजें? तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी का स्टेटस क्या है, अभी के कुछ पॉइंट्स बताएंगे, फिर आप इसमें और बेटर वाले पॉइंट्स भी बताएंगे। आप बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 2014-15 से लेकर 18-19 तक कैसे इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने 1.3% से 3% तक की छलांग लगाई, ये भी आप बताएंगे। और मोबाइल फोन्स की बात करें तो भारत सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरर बना है आफ्टर चाइना। ठीक है, ये एक लाइन आपको जरूर मेंशन करनी होगी अपने आंसर को और बेटर बनाने के लिए। ठीक है, कुछ आप डेटा को प्रोड्यूस करेंगे ना तो उससे ये लगेगा कि यस यू नो समथिंग अबाउट दैट, तो आप उसको और बेटर बता सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्ट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इम्पोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जो है हमें और ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट अभी भी यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, अब यह है कि अब आपको ये बताना है 6th पॉइंट में कि भारत जो है वो चीन को यहाँ पर पछाड़ने में यहाँ पर एक सक्षम रखता है, यहाँ पर क्षमता भी रखता है। ठीक है, कैसे रखता है वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आपको ये बताना है कि जैसे हमारे पहले के बजट में जो है कई बार असेंबल इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरीके की चीजें जो आने लगी, आपको ये जरूर इसको हाईलाइट करना है। पहले असेंबल इन इंडिया थी, अब मेक इन इंडिया हो गई, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद ही सेमीकंडक्टर जो है हमारे उनको यहाँ पर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्शन है, मेरे को ऐसा लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्शन जो होती है, जैसे मोबाइल फोन, ठीक है, इंडस्ट्रियल के इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है, एलईडीज हैं, इन सब पे बढ़ावा देने की जरूरत है, एक एक सिंगल सिंगल हाईलाइट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर 5G नेटवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी यहाँ पर जो है चाइना की मोनोपोली है, तो चाइना की मोनोपोली को समाप्त करते हुए ये चीजें बढ़ानी होंगी। मैं आपको यहाँ पर अभी स्कीम्स भी बताऊंगी जो यहाँ पर इंडिया ने इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, और इंडिया जो है वो यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन को यहाँ पर बन सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो चिप्स है, हमारे पास चिप्स की शॉर्टेज हो रही है, उस चिप की शॉर्टेज को हमें इंक्रीज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हमारे क्या इनिशिएटिव चल रही है, जैसे कि पहला ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है जिसका नाम है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर। ये ऑलरेडी चल रहा है जिसके अंदर हम मोबाइल फोन्स और इन सब की जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उनकी असेंबलिंग करना, उनको टेस्ट करना, उनको मार्क करना, उनको पैकेट करना, सारी चीजें ही इंडिया में की जा रही हैं, जो कि कोशिश है कि इंडिया में सारी चीजें करें यहाँ पर, जिससे हमारा 4 से 6% तक बूस्ट यहाँ पे मिले। और जितनी भी और जो बिग एमएनसीज हैं, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, ये सब भी इंडिया के अंदर आए और हम यहाँ पर असेंबल से मेक इन इंडिया तक बढ़े। और इससे क्या है, आपको पता ही है कि जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। साथ ही साथ यहाँ पर अब हम सेमीकंडक्टर को इंप्रूव करने के लिए भी प्रमोशन ऑफ स्कीम्स लेके आए हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन जो है वो भारत की यहाँ पर इंक्रीज हो, असेंबल इन इंडिया जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो। जैसे हम लोग डिफेंस के मामले में ये चाह रहे हैं कि जो डिफेंस में हम लोग बाहर से सामान मंगवाते हैं वो हम मेक इन इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करें, है ना, उसकी भी लिस्ट निकाली है। तो उसी में हम सेमीकंडक्टर को भी यहाँ पे चाहते हैं कि वो भी एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ही प्रमोट किया जाए। ठीक है, ठीक है, ये भी इसके अंदर ही आएगा। साथ ही साथ इसमें
जो है एक ये जो प्रमोशन इंसेंटिव वाला था, ये आप लोगों को क्लियर हुआ ना, ये जो है ये इंसेंटिव स्कीम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ऐसे करके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं। ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशंस यहाँ पे परफॉर्म की जा सकती है। ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशन का मतलब है कि एक हम साथ साथ में जुड़ करके वह कोलैबोरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, जैसे ये स्कीम्स वगैरह यहाँ आई है, यूथ को भी यहाँ पर मौका दिया जाए, लोकल कंपनीज के साथ सेटअप किया जाए, और अभी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। समझ गए सब लोग इस चीज को। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा नार्को टेस्ट। जैसे कि आप लोगों ने सबने ही अभी सुना है इस चीज के बारे में कि जो आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा का जो केस दिल्ली में हुआ था, मेहरौली में, सबने सुना उसके बारे में, जहां पर आफ्ताब पूनावाला और जो श्रद्धा है, जो उसने जो है अपनी गर्लफ्रेंड को जो है पीसेस में कट करा था, तो वहां पर उस केस के चलते यहाँ पर नार्को टेस्ट की डिमांड यहाँ पे आई थी। तो अब हमसे जो जो सवाल किए जाएंगे, दैट विल बी बेस्ड अपॉन द नार्को टेस्ट। सो नार्को टेस्ट क्या होता है, इसकी कैसे परमिशन चाहिए होती है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नार्को एंड पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये न्यूज में काफी ज्यादा हो गया है, GS2 के रिस्पेक्ट में ही हमसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं नार्को टेस्ट होता क्या है, इसके अंदर एक ड्रग, कौन सा ड्रग, जैसे कि सोडियम पेंथेनॉल, स्कोपेलामाइन, सोडियम एमेथाइल, ये यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जिससे एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो न्यूट्रलाइज जीरो हो जाती है। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं इनको ट्रूथ सीरम भी बोला जाता है, क्योंकि ट्रुथ निकलवाने के लिए ये यूज किया जाता है, ट्रुथ सीरम। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहते हैं। क्रूशियल केसेस को सॉल्व करने के लिए, जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड और केस हो जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो अब एक्यूज्ड है, जिसपे इल्जाम लगाया गया है, वो अब झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ झूठ बोल सके। अब वो इंफॉर्मेशन को मिक्सअप करने में काबिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर लाने के लिए ये चीज की जाती है, और इसको करने के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फॉरेंसिक ऑफिसर, सबको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसमें जो ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला सोडियम, ये वाला जो आप देख रहे हो सोडियम पेंथेथॉल, पेंटोथॉल, सोडियम पेंटोथॉल जो है यहाँ पर ये फास्ट तरीके से ही काम करता है। यहाँ पर लार्जर डोज भी इसमें दी जा सकती है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के तहत उसको ये चीज प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात करें कि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ में इसके बारे में क्या दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे जो लॉ है उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। यहां से आप रीड करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली थी कि अगर आप किसी भी पर्सन का ब्रेन मैपिंग करना चाहते हो, पॉलीग्राफिंग टेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप उसकी परमिशन के बिना ये काम नहीं कर सकते। आप सब लोगों ने वो मूवी देखी है, एक राजकुमार राव की मूवी है, आई थिंक हिट नाम है सीरीज का, हिट। उसमें भी वहां पर ये सेम चीज दिखाई गई थी कि किस तरीके से वो जो है यहाँ पर नार्को टेस्ट करने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन उसमें उनको कंसेंट चाहिए होता है। ठीक है, ये भी उसके अंदर था यहाँ पर। ठीक है, तो पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, एक स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ था करीम तेलगी, वहां पर भी यूज किया गया था नार्को टेस्ट, और जो हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट हुए थे वहां पर भी हुआ गया था। तो काफी इस तरीके की चीजें होती हैं, और साथ ही साथ इसमें होता क्या है कि आपको जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, वहां पर आप स्लीप लाइक स्टेट में होते हो जब आप, और उस क्राइम के बारे में आप पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, डिसाइड की जाती है पर्सन का जेंडर क्या है, एज, हेल्थ, फिजिकल कंडीशन क्या है, उसके बेस पर। ठीक है, और पहले के समय में इसको कब यूज किया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, या ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था, ये इन केसेस में यूज किया जा चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में। लेकिन इसी के जैसा एक और टेस्ट भी होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट एक और तरीके का होता है, जो कि आप ये क्या होता है ना, जो आपको आपके हाँ या ना के बेस पर आपको बताता है कि इंडिविजुअल सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाए जाते बॉडी में। ठीक है, बस आपके है ना, जो अरे आपने बहुत देखा होगा, ये बिग बॉस में भी कई बार दिखाई है ये चीजें। ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये चीजें दिखाई जाती है। उसमें क्या होता है, आपको पता लगता है कि भाई वो यस बोल रहा है या नो बोल रहा है, उसे कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक है, वो लाइन यहाँ जाएगी, लाइन वहां जाएगी, यस में जाएगी या नो में जाएगी। ठीक है, अगर झूठ बोलोगे तो आपको पता लग जाएगा। आपने कई बार मूवीज में भी दिखाया गया है इसको। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट मूवी ऑफ अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण भी एक मूवी है, उसमें भी इस चीज को दिखाया गया था। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो एक अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बोले जाते हैं जिसमें वो उनको डिसाइड करना होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये इस तरीके के टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए इस तरीके से कि ये भी चीजें न्यूज में चल रही हैं।
यहाँ तक सब लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। आज के ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि आज के टाइम पे क्वासी जुडिशियल बॉडीज का रोल बढ़ गया है, ठीक है, अर्धनायक स्वायत्त जो है बॉडीज का। तो इस रिस्पेक्ट में हमसे ये एक सवाल पूछा जा सकता है। आई होप सब लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। आज हम लोगों ने पूरा लेक्चर कवर किया है, इसको आप लोग जरूर सुनिएगा, कवर करिएगा। बाकी का हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आएंगे और आगे समझेंगे कि किस तरीके से और हमारे भारतवर्ष में जो है क्या क्या चीजें चल रही हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग द लेक्चर। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर टॉपिक।